हेलो दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है आपका शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान और पाठ्यचर्या। ये पेपर भी आपका दोस्तों बड़ा पेपर होने वाला है। 70 नंबर का पेपर है और पास होने के लिए आपको दोस्तों जहां पर मेंशन किया हुआ है कि 28 नंबर की रिक्वायरमेंट आपको पास होने के लिए रहेगी। लगभग 25 से 27 प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा और वही सेम पहले पेपर की तरह ही आपको 3 घंटे का टाइम इस पेपर को करने के लिए मिलने वाला है। सफिशियंट टाइम रहेगा और इसका जो सिलेबस है काफ़ी ईजी है। कुछ कुछ जो टॉपिक आपको जरूर से पढ़ लेने हैं, एक बार पढ़ते ही मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको कवर अप हो जाने वाली है। इस वीडियो को पूरा जरूर से देखना है क्योंकि हम यहाँ पर मॉडल पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। मॉडल पेपर का मतलब ये है कि परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा, किस किस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं और जो मोस्ट बार पूछे गए हैं। जैसे मोस्ट बार का मतलब है कि अधिकतर चीज़ें दो तीन बार रिपीट हो रही हैं, तो उनको हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि ये टॉपिक तो आपको जरूर से पढ़ना ही है और उसके आसपास के टॉपिक आप जरूर से कवर अप करिएगा ताकि आपका कम समय में अच्छी अच्छी चीज़ें आपके कवर हो जाएं जो एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न आपके ऑप्शनल प्रश्न आप यहाँ पर देखिए कि इस तरह के प्रश्न आपके आने वाले हैं कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। यह कथन किस शिक्षाविद ने दिया है? तो यहाँ पर दिया है हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कथन दिया है। यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं जॉन डेवी, पेस्टालोजी, हर्बर्ट स्पेंसर, इनके बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा, इनके शिक्षा दर्शन को पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि हम पिछले जो अपना फर्स्ट पेपर रहा है उसमें भी हमने कुछ दार्शनिकों के बारे में बात करी है, जैसे अपने महात्मा गांधी के बारे में, विवेकानंद जी के बारे में, टैगोर के बारे में और एएस नील के बारे में, जॉन होल्ट के बारे में। ऐसे कुछ जो नाम हैं आपको उनके बारे में जरूर पढ़ना है, उनका शिक्षा में योगदान आपको जरूर से पढ़ना है ताकि आप जो मोस्ट चीज़ें हैं वो कवर अप कर पाएंगे कम समय में। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं प्लेटो। प्लेटो के बारे में भी आपको पढ़ना है, रिपब्लिक पुस्तक में क्या क्या बातें करी गई है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद में अगला तीसरा प्रश्न है बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक। बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक आपको समझना है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी का शिक्षा दर्शन पढ़ना है, स्वामी विवेकानंद जी का पढ़ना है, भीमराव अंबेडकर का और जे कृष्णमूर्ति, इनका भी आपको पढ़ना है। और शिक्षा दर्शन में मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया है, सिलेबस वाले वीडियो में, कि आप एक किसी व्यक्ति का शिक्षा दर्शन पढ़ लेंगे तो बाकी जो शिक्षा दर्शन है उनमें आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहेंगी क्योंकि सेम सी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए जो हस्तकौशल का मतलब है कि आपके खुद की एक किसी काम को लेकर के स्किल डेवलप हो जाना, कोई एक क्षेत्र विशेष में रोजगार की आपको स्किल सिखा देना ताकि आप बेरोजगार ना रहे, तो वो शिक्षा वाली बात यहाँ पर हो रही है। तो बुनियादी शिक्षा मतलब नींव मजबूत करना और एक उनको कोई काम सिखा देना, जैसे हथकरघा, कारीगरी का या फिर और लोहार गडार कुछ मतलब ऐसे कोई काम सिखा देना। तो ऐसे ही आपको शिक्षा के बारे में बुनियादी शिक्षा की विशेषताएं, कमियां वगैरह वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। फिर अलग अलग दार्शनिक आपके आएंगे तो उनमें आप मेंशन कर देंगे, कोई भी दिक्कत समस्या आपके नहीं होने वाली है, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो ये बात रहती है। इसके बाद में चौथा प्रश्न आप देखिए, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, शिक्षा दर्शन को मानने वाले कौन थे? तो यहाँ पर थे रूसो का ये कथन रहा है, करके सीखना और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा दर्शन को मानने वाले रूसो थे। चौथा प्रश्न हो गया है। पांचवा प्रश्न देखिए, मूल्यांकन में जांचना होता है। तो मूल्यांकन में बालक के योग्यताओं की उपलब्धि भी जानते हैं, कुशलताओं को भी जानते हैं, वृत्तियों और बालक की रुचियों को भी जानते हैं। उपरोक्त सभी अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ये 5 प्रश्न आपके ऑप्शनल आने वाले हैं। इसके बाद में छठा प्रश्न देखिए, अति उत्तरात्मक जो प्रश्न रहेगा इसमें देखिए, सीखना बच्चों की स्वाभाविक क्रिया है, इसको समझाइए। सीखना मतलब बच्चे को हम कोई सिस्टम से, ऐसा नहीं होता है कि बच्चे को हम खुद सिखा देंगे। बच्चा खुद के मनोयोग से सीखता है, स्वाभाविक क्रिया है, वो देख देख करके सीखता है या अनुसरण करके सीखता है। तो सीखना बच्चों की स्वाभाविक क्रिया है। सीखने के तरीके और रुचियों का भी इस पर गहरा असर होता है। बच्चा जन्म से ही सीखने लगता है अपने मम्मी पापा को देख करके, परिवार के छोटे बड़े भाई बहनों को देख करके, तो वहाँ पर सीखता है। बच्चों को मौका मिले तो वह अपनी रुचि और अनुभव के सहारे अपने स्तर की बातें आसानी से सीख लेते हैं। बच्चे चीज़ों को पहले मोटे तौर पर देखते हैं, उन्हें उलटते पलटते हैं, उनके साथ में खेलते हैं और उसका तरह तरह से इस्तेमाल करके देखते हैं और अब उसके बारे में स्वयं जो ढेरों बातें हैं वो अलग अलग बातें पता करने की कोशिश करते हैं। चीज़ों के बार बार इस्तेमाल और अनुभव को जगह देने से सीखना सिखाना आसान हो जाता है। स्वतंत्र चिंतन और सृजनशीलता की जड़ें भी दरअसल बच्चों की कल्पनाओं में ही छिपी रहती है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया मिलजुल करके काम करने का जो मजेदार अनुभव है वो प्रदान करती है। तो ये आपको स्वाभाविक क्रिया के बारे में ध्यान रखना है, सीखने के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको सिलेबस वाले वीडियो में बताया था कि एनसीएफ 2005 भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ में ही सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अभी तो आपके सिलेबस में थोड़ा सा अपडेट होकर के एनईपी 2020 को लेकर के भी बातें चल रही है। तो अब की बार वाली परीक्षा में थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि पेपर आपके बन गए होंगे, बट थोड़ा आप उसको भी कवर अप कर लीजिएगा। एनसीएफ 2005 के बारे में हम बात करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इस तरह से इसकी फुल फॉर्म रहेगी 2005 वाला। तो यह पाठ्यचर्या के निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसमें सामाजिक न्याय और समानता के संवैधानिक मूल्यों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समतामूलक और बहुलतावादी समाज के आदर्श से प्रेरणा लेते हुए शिक्षा के कुछ व्यापक उद्देश्य चिन्हित करता है। कौन कौन से शिक्षा के उद्देश्य यहाँ पर आते हैं कि विचार और कर्म की स्वतंत्रता, बच्चा अपने खुद के विचार प्रकट करता है, स्पष्ट कर सकता है, स्वतंत्रता रहती है कि उसकी जो भी रुचि है उसके अनुसार काम करना, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशील रहना, नई स्थितियां और लचीलेपन और रचनात्मक तरीके से उनका सामना करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी प्रवृत्ति, आर्थिक प्रक्रियाओं और सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता, ये सारी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। और आपको एक बात और मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि आपके जो एनसीएफ वाला टॉपिक है, जो आपके सीसी वाला टॉपिक है और जो भाषा कौशल वाले टॉपिक हैं, तो ऐसे टॉपिक काफ़ी सारे ऐसे हैं जो आपके हर एक सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये एनसीएफ 2005 वाला टॉपिक है ना, ये आपके 10 सब्जेक्ट में से एटलीस्ट 7-8 सब्जेक्ट में ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो इसको अच्छे से कवर अप करना है। पहले भी हमने इनको लेकर के डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप लोगों के कमेंट्स रहेंगे तो आगे भी और अलग अलग वीडियोस ऐसे प्रॉपर सेपरेट वीडियो बना देंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में हैं। जैसे भाषा कौशल वाला है, यहाँ पर जो इवेल्युएशन मूल्यांकन वाले टॉपिक हैं और साक्षात्कार वाले टॉपिक हैं, साथ में ही ये एनसीएफ वाला है, सीसी वाला है, और भी काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक हैं जो आपके 5-6 सब्जेक्ट्स में तो एटलीस्ट है ही वो टॉपिक सारे, तो वो आप जरूर कवर अप करिएगा उनको। इसके बाद में 8वां प्रश्न देखिए, शिक्षा का अर्थ क्या है और इसके प्रमुख उद्देश्य आपको बताने हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जरूर से आपको याद करना है। इसमें देखिए शिक्षा क्या है, शिक्ष धातु से बनी है। पहली बात तो शिक्षा शिक्ष धातु से बनी है, संस्कृत की शिक्ष धातु, और इसका अर्थ क्या है, सीखना, और प्रेरक रूप में प्रयुक्त होने पर इसका अर्थ क्या आता है, सिखाना भी हो जाता है। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है और लैटिन भाषा के एजुकेयर से निकला है, जिसका अर्थ क्या है, विकसित करना। अब यहाँ पर कुछ नहीं है याद करने वाला, सिर्फ समझने वाली बात है जो कि आप समझ चुके हैं कि शिक्षा का जो उद्गम है वो शिक्ष धातु से हुआ है, जिसका अर्थ क्या है, सीखना, और प्रेरक अर्थ में जब ये प्रयुक्त होती है तो इसका सिखाना अर्थ हो जाता है। और अंग्रेजी में क्या होता है, एजुकेशन होता है, सब जानते हैं। और इसमें जो ये बना है ये लैटिन भाषा के एजुकेयर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, विकसित करना होता है। 3-4 लाइन तो आपके इसी में आंसर हो जाएंगी अगर आपके बड़ा प्रश्न आ जाता है। और उसके बाद में शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो यहाँ पर देखिए कि व्यक्तित्व का विकास, दक्षता का विकास, आत्म प्रकाशन, आत्म अभिव्यक्ति का बोध, सामाजिक जागरूकता एवं भागीदारी, नवीनता के प्रति स्वीकृति भाव और वैज्ञानिकता एवं बौद्धिकता को प्राथमिकता, सहयोग, त्याग, संयम एवं स्वाधिकार के मूल्यों का विकास, सहिष्णुता, सामंजस्य एवं अव्यवस्था के विरोध के साहस के गुणों का विकास, सुनागरिकता के दायित्व का पालन, गतिशीलता एवं स्वदेशी सक्रियता, राष्ट्र और मनुष्यता के प्रति आदर, प्रेम और जागरूकता। तो ये क्या है, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। अब इनको आप ऐसे ना लिख करके, अगर आपके ये प्रश्न आता है शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट बना करके। जैसे शिक्षा के उद्देश्य आपने हेडिंग लगा दी, उसके बाद में पहला पॉइंट बनाया व्यक्ति का विकास, नीचे दूसरी लाइन में दूसरा पॉइंट बनाया दक्षता का विकास, तीसरी लाइन में बनाया तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, आत्म प्रकाशन या आत्म अभिव्यक्ति का बोध, चौथी लाइन में आप क्या लिखेंगे, सामाजिक जागरूकता। इस तरह से पॉइंट्स बना करके आप लिखेंगे तो काम आपका और भी सुंदर लगेगा। कॉपी में आपका सब काम जो है, आपको चाहे आंसर सटीक तरीके से ना आता हो, बट अगर आप उसको ठीक ढंग से व्यवस्थित तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको नंबर उसमें जरूर मिलने की पॉसिबिलिटीज काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपके इतनी सारी ढेर सारी कॉपियां चेक होंगी और बहुत कम समय में चेक होंगी, तो एक एक लाइन को पढ़ करके चेक नहीं होंगे, वो आपके प्रश्न उत्तर देने की शैली देखेंगे। स्टार्टिंग की 2-4 लाइनें पढ़ेंगे कि आपने प्रश्न से रिलेटेड बात करी है या ऐसे ही कुछ और उठा करके पटक दिया है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। क्वेश्चन से रिलेटेड आपको चीज़ें लिखनी है। मैं अपने अलग अलग वीडियोज़ में आपके एग्जाम से रिलेटेड बातें करता हूँ, तो वहाँ पर भी मेंशन करता हूँ कि आपको क्वेश्चन अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तब भी उससे रिलेटेड कुछ कुछ बातें आप उसमें मेंशन जरूर कर दीजिएगा, ताकि 1-2 नंबर कुछ तो मिलने की वहाँ पर उम्मीद रहे। तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला यहाँ पर जॉन डीवी के अनुसार परिभाषा क्या है शिक्षा की, कि शिक्षा के अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना के द्वारा जीने की प्रक्रिया है। शिक्षा अनुभवों की निरंतर पुनर्रचना के द्वारा जीने की प्रक्रिया है। निरंतर अनुभव, अपने वहाँ पर अनुभवों में परिमार्जन हो रहा है, सुधार हो रहा है, पुनर्रचना यहाँ पर हो रही है और जीने की ये प्रक्रिया है। यह व्यक्ति की उन सभी शक्तियों का विकास करता है जो पर्यावरण को नियंत्रित करने, उसकी संभावनाओं को पूर्ण करने में उसे समर्थ बनाती है। तो व्यक्ति को समर्थ बनाने का काम कौन करता है, शिक्षा करता है। तो इस तरह से आपको जॉन डीवी की परिभाषा भी ध्यान रख लेनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 9वां प्रश्न। देखिए, रूसो की 2 प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम लिखिए। तो एमिल और सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद में रूसो के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा क्या है। निषेधात्मक शिक्षा के बारे में बात करते हैं।
रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा के संप्रत्य का प्रतिपादन किया। इसका तात्पर्य नकारात्मक नहीं है बल्कि विद्यार्थी द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने से है। रूसो का कहना था कि वर्तमान शिक्षा मानव की मूल प्रवृत्तियों को नष्ट करती है, बच्चों को बड़े व्यक्ति के कर्तव्यों का बोध कराती है, जिसमें शिक्षक लगातार सुधार की बातें करते हैं, अनुशासन बनाए रखने की चेतावनी देते हैं और बच्चों को गलती होने पर उन्हें दंड भी देते हैं। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा की व्याख्या करते हुए कहा कि बच्चों के शरीर का विकास करके शरीर के विभिन्न अंगों को ज्ञान प्राप्ति का माध्यम बनाए जाएं और अर्थात ज्ञान विद्यार्थियों में पुस्तक द्वारा न होकर के शरीर की विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से उनको व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए। पुस्तकी ज्ञान जो है वो नहीं उस पर थोपा जाना चाहिए बच्चों पे। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 है, क्रमिक शिक्षण विधि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया और इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। पहले बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्रमिक शिक्षण विधि का प्रतिपादन श्री अरविंद ने किया। क्रमिक शिक्षण की विधि जो है इसके तत्व क्या कौन कौन से हैं। देखिए, पहला तो क्या है, करके सीखना, विद्यार्थी का सहयोग, विद्यार्थी की स्वतंत्रता, प्रेम सहानुभूति का प्रदर्शन, विद्यार्थी की रुचियों का अध्ययन, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, विद्यार्थी के निजी प्रयास व निजी अनुभवों को प्रोत्साहन देना, विषयों की प्रकृति के अनुसार विद्यार्थी की शक्तियों का प्रयोग करना। तो ये कुछ तत्व यहाँ पर आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, प्रकृतिवाद का अर्थ क्या है और इसको वर्गीकृत अपने को करना है। प्रकृतिवाद का अर्थ है प्रकृति को मूल तत्व मानते हुए मानने वाले सिद्धांत से। प्रकृति को इसमें मूल तत्व माना है तो वो क्या है, प्रकृतिवाद, नाम से स्पष्ट हो रहा है। सामान्यतया वनस्पति एवं भौतिक पदार्थों के संयुक्त स्वरूप को प्रकृति मान लिया जाता है। सामान्यतः वनस्पति और भौतिक जो पदार्थ अपने को जो दिख रहे हैं पर्यावरण के, तो उनको क्या कहते हैं, हम प्रकृति मान लेते हैं। जैसे जंगल, पहाड़, वायु, अग्नि, जल आदि हम प्रकृति मान लेते हैं। साथ ही जिसे हम प्राण अथवा जीवन कहते हैं वह भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ है। तो ये प्रकृति सारी है। प्रकृतिवाद के प्रकारों की बात करते हैं तो पदार्थवादी प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद, जैविक प्रकृतिवाद। तो 3 प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद में अगला यहाँ पर टॉपिक प्रश्न आता है अपना, यथार्थवाद क्या है। यथार्थवाद, रियलिज्म। यथार्थवाद वह सिद्धांत है जो यह मानता है कि वस्तुओं का अस्तित्व है और विचार या फिर प्रत्यय पर आधारित नहीं है। यथार्थ अथवा वास्तविक होने के कारण ही हम उसके बारे में विचार करते हैं। विचार सुनने से उत्पन्न नहीं होता, अतः सुख दुख आदि के अनुभव यथार्थ वस्तु से संपर्क के ही परिणाम है, स्वप्न अथवा कल्पना के नहीं है। तो यथार्थवाद का मतलब है रियलिज्म की बात यहाँ हो रही है। इसके प्रकारों की बात करते हैं तो पहला प्रकार है प्राचीन यथार्थवाद। प्राचीन यथार्थवाद क्या है कि सृष्टि और सृष्टिकर्ता को वास्तविक मानता है और प्राकृतिक जगत में शिक्षा अथवा उन्मूलन की क्षमता का विकास होता है। दूसरा है वैज्ञानिक यथार्थवाद। यथार्थ स्थिर नहीं अपितु गतिशील अथवा प्रवाह में है, अतः परिवर्तन एवं अस्थिरता जो है वैज्ञानिक यथार्थवाद के महत्वपूर्ण घटक हैं। यथार्थ को यथार्थ में प्रस्तुत करना यथार्थवाद का मूल आशय क्या है, यथार्थ को यथार्थ में प्रस्तुत करना। तो ये भी आप अलग एक हेडलाइन बना करके यहाँ पर लिख देंगे कि यथार्थ को यथार्थ में प्रस्तुत करना यथार्थवाद का मूल आशय है। तो इस प्रकार से ये यथार्थवाद रहेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पाठ्यचर्या की प्रक्रिया और इसके प्रमुख सोपान। मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन वीडियो में बताया था कि पाठ्यचर्या वाला टॉपिक आपको जरूर से पढ़ना है। 2-3 आपके सब्जेक्ट्स में ये वाला टॉपिक भी है। पाठ्यचर्या के 4 तत्व होते हैं। ये चारों तत्व एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। पाठ्यचर्या के निर्माण और कार्यान्वयन के दौरान इसके संबंध को ध्यान में रखा जाना या अपेक्षित होता है। पहला क्या है, उद्देश्य। जो हम पाठ्यचर्या बना रहे हैं, जो अपन सिलेबस डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर उद्देश्य होना चाहिए और लक्ष्य होना चाहिए। समाज और राष्ट्र की आकांक्षाओं पर आधारित होना चाहिए। कार्यक्रम के लक्ष्य और उद्देश्य की रूपरेखा दर्शाते हैं और लक्ष्यों के रूप में इसको व्यक्त करते हैं। तो उद्देश्य और लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा है विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम की जो सामग्री, ज्ञान की जो निकाय हैं, इनके रूप विभाजित हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो ऐसे इनकी विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। ज्ञान में मौजूदा जो सिद्धांत हैं, इनके आलोक में निर्धारण किया जाना चाहिए। व्यवसायिक और तकनीकी जो वैचारिक कारण है, इनको ये पूरा करता हुआ होना चाहिए। तो विषय वस्तु स्पष्ट होनी चाहिए। शिक्षण विधियों का इसमें चयन होना चाहिए। तो अधिगम अनुभवों का जो चयन है कि उसमें निम्न तरीके हैं, जैसे शिक्षण व अधिगम अनुभवों को प्रभावित कर रहे होते हो और पाठ्यक्रम के अनुरूप गतिविधियों के लिए अवसरों का सृजन कर रहे हों, संगठनात्मक रणनीतियों को प्रभावित कर रहे हों। और इस तरह से यहाँ पर ध्यान रखना है। मूल्यांकन चौथा यहाँ पर तत्व है कि शिक्षा में मूल्यांकन हमेशा क्रियान्वयन और उद्देश्यों से जुड़ा रहता है। अपने आप में यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र और मानवता के हित में कार्य प्रणाली का निर्धारण करती है और बदलाव के प्रस्ताव रखती है।
तो इस तरह से ये 4 तत्व आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में सीसी के बारे में पढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन के 2 प्रकार अपने को समझाने हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया का मतलब है कि कंटिन्यूअस मूल्यांकन आपका हो रहा है, लगातार मूल्यांकन हो रहा है, सतत मूल्यांकन हो रहा है। जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ उस दौरान हो रहा है, या फिर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो हो रहा है वार्षिक मूल्यांकन, लगातार जो मूल्यांकन हो रहा है वो सतत मूल्यांकन में आएगा। जैसे टेस्ट वगैरह आपके होते हैं ना, तो वो सतत मूल्यांकन में आएंगे। प्रक्रिया में रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन का व्यापक प्रयोग किया जाता है, जो कि इसमें निम्न प्रकार से वर्णित है। इसके बाद में पहला आता है यहाँ पर रचनात्मक मूल्यांकन। इसमें देखिए, यदि शिक्षक को यह तय करना है कि कक्षा में सीखने सिखाने के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए, उसे दिन प्रतिदिन कक्षा का व बच्चों का आकलन करना होगा। उसे यह देखना होगा कि बच्चों को सीखने में कहाँ कहाँ ज़्यादा कठिनाई आ रही है, किन चीज़ों को वो पकड़ पा रहे हैं और किन चीज़ें उनके लिए समस्या क्रिएट कर रही है। जाहिर है कि समस्याएं हर विद्यार्थी की अलग अलग होंगी, और इसलिए शिक्षक को हर एक बच्चे का व्यक्तिगत आकलन करना भी जरूरी हो जाता है, ताकि वह उनकी मदद कर सके। ये सारी बातें हैं, और उनकी जो विशिष्ट कठिनाइयां हैं इनको समझते हुए उसे प्रेरित भी उन्हें कर सके। इसलिए शिक्षक कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बच्चों के लिखे काम को देख करके राय बनाना, कक्षा में बच्चों का अवलोकन, बातचीत आदि करना। तो इस तरह से राय बना सकते हैं। यह आकलन अध्यापक के मन में चलता है, परंतु आकलन को और अधिक बेहतर रूप भी दिया जा सकता है, जैसे बच्चे के दैनिक काम पर टिप्पणी देना, बच्चे के बारे में डायरी बनाना, नोट रिपोर्ट डायरी बनाते रहना और आदि। ये जो सारी चीज़ें हैं रचनात्मक आकलन के रूप हैं। यह सब शिक्षण प्रक्रिया को लगातार आवश्यकता के अनुसार ढालने में जहां शिक्षक को मदद करते हैं, वहीं बच्चे को लगातार सीखने में भी मदद करते हैं। कि जहां जहां पर बच्चे को कठिनाई आ रही है, तो उनका अगर तुरंत निवारण हो जाता है तो बच्चा और अच्छे तरीके से सीख पाता है चीज़ों को। इसके बाद में दूसरा है योगात्मक आकलन। इसमें सीखने की जो स्थिति है, इसमें विषय में टिप्पणी, लेखन और ग्रेड का निर्णय रचनात्मक आकलनों से प्राप्त जो सूचनाएं हैं, समेकित जांच पत्र हैं, इनमें किए गए कार्य की समीक्षा और पोर्टफोलियो में संकलित सामग्री के आधार पर किया जाता है। पोर्टफोलियो भी आपके एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है, जिसमें बच्चे की जो दैनिक दिनचर्या है, बच्चा क्या सीख रहा है, कहाँ कठिनाइयाँ वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रिकॉर्ड होती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसमें देखिए, अर्थात शिक्षण की एक निश्चित अवधि के बाद में जब पाठ्यक्रम का कोई खास हिस्सा पूरा हो, तो तब तक समयांतराल पर देखा जाता है बच्चों ने इस दौरान कुल कितना सीखा। यही योगात्मक मूल्यांकन है कि एक समय विशेष में बच्चों ने कितना सीख लिया है, तो उसका योग है, तो वो योगात्मक आकलन में रहता है। यह माना जाता है कि इस बिंदु तक सीखे गए वह योग है। साधारणतः इस तरह के आकलन में अंक या ग्रेड या फिर अंक दिए जाते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपको देना है योगात्मक और रचनात्मक आकलन में, सतत और व्यापक मूल्यांकन आकलन में। इसके बाद में सतत और व्यापक मूल्यांकन की उपयोगिता को लेकर के प्रश्न आ जाता है। सीसीई जो सतत मूल्यांकन है, इसको हम दोस्तों बच्चों के पर्सपेक्टिव से और शिक्षकों के पर्सपेक्टिव से कहाँ कहाँ पर इसकी उपयोगिता है उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के लिए सीसीई के क्या मायने हैं और ये उपयोगी कैसे हैं। तो मूल्यांकन लगातार बच्चों को उनकी प्रगति से अवगत करवाता रहता है और सीखने के लिए भी उनको प्रेरित करता है। जहाँ पर जो कठिनाइयाँ वगैरह आ रही है, तो उनका दूर हो जाना, तो फिर वो सीखने में उनकी स्पीड बढ़ती है। बालक की आवश्यकता के अनुरूप विविध उपचारात्मक शिक्षण योजनाएं भी बनाई जाती है कि जहाँ जहाँ पर कठिनाइयाँ आ रही है, तो वहाँ पर विधि बदल करके बच्चों को सिखाया जाना होता है। तो फिर वो क्या है, उपचारात्मक शिक्षण योजनाएं बनाई जाती है। बालकों की उपलब्धि पर सकारात्मक अभिमत और प्रोत्साहन दिया जाता है। बालकों को अपनी पसंद के क्षेत्र में योग्यता और प्रतिभा का प्रदर्शन करने के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। बालक स्वयं जान पाते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र या क्षेत्र विशेष में सीखने की आवश्यकता है, तो वहाँ पर ये चीज़ें जो है बच्चे के लिए फायदेमंद है। इसके बाद में शिक्षक के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कि शिक्षकों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो प्रत्येक बालक महत्वपूर्ण है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। अध्यापक की भूमिका सिर्फ क्या है, सहयोगकर्ता की है। बिना भेदभाव के सभी बालकों को शिक्षा देना अति महत्वपूर्ण है। आकलन मूल्यांकन का स्वरूप भी ऐसा ही होना चाहिए, जिससे प्रत्येक बालक को सहज व समान विकास के अवसर मिले, बालक को किसी प्रकार की ठेस न पहुंचे। तमाम तथ्यों के मद्देनजर हमें आकलन मूल्यांकन का क्षेत्र व प्रकार सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि बालक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। तो ये कोट भी आप जरूर से डाल देंगे कि शिक्षा बालक के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार से शिक्षकों के लिए भी उपयोगी है कि वो बच्चों को प्रॉपर अच्छे प्रकार से ट्रेन कर पाएंगे। जहाँ जहाँ पर उनकी कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो वो कठिनाइयों को जान करके उनका तुरंत निवारण भी कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में 17वां प्रश्न देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया जॉन डीवी के अनुसार कौन कौन सी है। जॉन डीवी की शिक्षा प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षा भावी जीवन के लिए तैयारी नहीं वरन स्वयं जीवन है।
डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया आयाम में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया के 3 आयाम होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज। शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज, इनको आप एक ट्रायंगल में इस तरह से डाल सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि शिक्षक को विद्यार्थी के लिए वातावरण में ऐसे परिवर्तन करने चाहिए जो विद्यार्थी के विकास में मददगार हो। शिक्षा की प्रक्रिया आयाम में विद्यार्थी की भूमिका भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। वह जिज्ञासु, सामाजिक, संरचनात्मक व स्वयं को अभिव्यक्त करने वाला होना चाहिए। और शिक्षा की जो प्रक्रिया है, यह आयाम का तीसरा बिंदु समाज काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह विद्यार्थियों को उचित सामाजिक वातावरण उपलब्ध करवाता है। विद्यार्थी को सामाजिक वातावरण में समायोजित होने के लिए सामाजिक कार्यों में प्रतिभागी होने पर ध्यान दिया जाता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में 18वां प्रश्न है, सुकरात के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और विधियों का वर्णन अपने को करना है। या प्रश्न का जो प्रकार है वो ऐसा भी आ सकता है कि सुकरात के दर्शन, शिक्षा के सिद्धांत आपको लिखने हैं। यूनान के महान दार्शनिक सुकरात का जन्म 470 ईसा पूर्व एथेंस के एक निर्धन परिवार में हुआ था। महत्वपूर्ण वाद विवादों को लेकर के विभिन्न प्रकार के विषयों, युद्ध, राजनीति, विवाह, प्रेम, मित्रता, धर्म, विज्ञान, कला, कविता, नीति, दर्शन इत्यादि में सुकरात की गंभीर अभिरुचि रही है। सुकरात युवकों से जीवन के अर्थ उद्देश्य पर विचार करता था, उन्हें अपने अज्ञान का अनुभव कराता था और उनके अंदर ज्ञान के दबे पड़े बीजों को क्रियाशील बनाता था। उनकी शिक्षा पूरी तरह आचार पर केंद्रित है। उनके मत में जीवन और सिद्धांत को किसी भी तरह अलग नहीं किया जा सकता। सुकरात घूम घूम कर सभी को सिखाते थे और सद्गुण धन से पैदा नहीं होता बल्कि सद्गुणों से धन पैदा होता है। सुकरात का यह मानना था कि शिक्षा व्यक्ति के अंदर छिपी हुई क्षमता को बाहर निकालने का माध्यम है। तो सुकरात की ये बात भी आपको जरूर से ध्यान रखनी है कि शिक्षा क्या है, व्यक्ति के अंदर छिपी हुई क्षमता को बाहर निकालने का माध्यम। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए शिक्षा के उद्देश्य बात करते हैं। सुकरात के अनुसार सुकरात का उद्देश्य क्या रहा? व्यक्ति का नैतिक उत्थान करके उसको चरित्रवान मानव बनाना। उसमें उसके मन में ज्ञान ही सद्गुण है। ज्ञान से ही व्यक्ति न्यायी, आत्म संयमी, दयावान, साहसी जैसे गुणों का विकास करता है। उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि ठीक करने के लिए ठीक सोचना जरूरी है। ठीक करने के लिए ठीक सोचना जरूरी है। ज्ञान के बिना सद्गुण की प्राप्ति असंभव है। सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखी। उन्होंने जिस शिक्षा पद्धति, स्वरूप एवं उसकी जो प्रयोजन मूलता है, इसके संबंध में जो बीज बोए थे, उनको पोषित करके वह वृक्ष बनाने का कार्य उनके शिष्य प्लेटो ने किया। सुकरात ने निम्न शिक्षण विधियां अपनाई। तो कौन कौन सी शिक्षण विधियां है, आइए उनके बारे में बात करते हैं। पहली विधि है प्रश्नोत्तर विधि। इसके लिए क्या किया है? अपने मित्र मंडली के सदस्यों को साधारण विचारों को किसी विषय के वाद विवाद को लेकर के चलता था। उन विवादों को दैनिक समस्याओं से संबंध था। उनकी भलीभांति परीक्षा करने के पश्चात सुकरात ऐसे निष्कर्षों पर पहुंचता था जहां उसे सही आधारों का पता चल सके। वह ऐसे उपयुक्त व्यवहारिक जो उदाहरण है इनको देता था। उनके विचारों को सरलता से समझा जा सकता था। सुकरात अपनी प्रश्नात्मक कुशलता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। वह संबंधित समस्या के विषय में लोगों के विचार पूछते थे और प्रश्न करते थे। उन्हें ध्यान से सुनता था और फिर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछते थे। प्रश्नों के माध्यम के द्वारा वह उपस्थित जो समस्या है इसके पीछे निहित जो गहन तथ्य हैं इनके बीच में पहुंचता था। प्रश्नोत्तर विधि का जो मूल तात्पर्य है वो ये है कि अपने को कोई भी टॉपिक दिया गया है तो शिक्षक से हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में उससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे अलग अलग पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, ताकि अपना जो ओवरऑल टॉपिक है वो कंप्लीट रहे। उसके प्रति जो जिज्ञासा है अपने मन में उठ रही है तो उनको लेकर के प्रश्न पूछेंगे तो अपना सर्वांगीण विकास है तो वो होएगा और टॉपिक अपने को अच्छी प्रकार से कवर अप हो जाएगा। तो प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर काम आती है कि अपन जो भी अपना समस्या है, जो भी अपना टॉपिक है, उसके गहन तथ्यों तक अपन पहुंच पाते हैं। तो ये बात आपको जरूर से ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हुए संदेहात्मक विधि की बात करते हैं। तो संदेह को सुकरात ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रारंभिक बिंदु मानते थे। वे हर विषय के प्रति अपनी अनभिज्ञता व्यक्त करते थे कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, आप जीरो से स्टार्ट करिए। तो उनकी सत्यता पर संदेह करते। वह इस पद्धति का प्रयोग दूसरे व्यक्तियों के मत को जानने के लिए करते थे कि आप कोई टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप अनभिज्ञ रह करके आप सारी चीज़ों को सीखते हैं, सुनते हैं, तो फिर आप उसको और अच्छे प्रकार से अपने ज्ञान में परिमार्जन कर पाएंगे, अपने ज्ञान में सुधार कर पाएंगे। जो पूर्व ज्ञान आपके दिमाग में फिट हो रखा है किसी टॉपिक विशेष के बारे में, किसी समस्या विशेष के बारे में, तो उसमें आप सुधार कर पाएंगे। अगर आप अपने को बी ए लर्नर मानते हैं कि
मुझे उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं आता है, अनभिज्ञ रह करके, तो फिर सामने वाला जो टीचर है या कोई भी व्यक्ति तो अपने को और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेगा और अलग अलग चीज़ें जो है उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव अपने को बताएगा। तो अपन ने क्या होगा, संदेहात्मक विधि यहाँ पर काम आती है कि अपन कोई भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो उसके लिए अगर अपन अनभिज्ञ हो जाते हैं तो सामने वाला ये समझेगा कि इसको बिल्कुल नहीं आता है, तो वो फिर और अच्छे से उसको डिटेल में एक्सप्लेन अपने को कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है। इसके बाद में तीसरी विधि है संवाद मूलक विधि। संवाद मूलक विधि में देखिए, सुकरात ज्ञान के लिए परस्पर विचार विमर्श करना, बहस करना, तर्क वितर्क करना इत्यादि को महत्वपूर्ण मानते थे। उनकी मान्यता थी कि बिना संवाद के ज्ञान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती है। संवाद का मतलब है कि दो व्यक्ति जिन्हें टॉपिक के बारे में जानकारी है तो वो आपस में उसके बारे में बहस कर रहे हैं, अलग अलग मतों को लेकर के बात कर रहे हैं और उस टॉपिक के लिए अपना जो दृष्टिकोण है उसको एक दूसरे के बीच में साझा कर रहे हैं और अपने डाउट्स को दूर कर रहे हैं। तो वहाँ पर संवाद मूलक विधि भी काम आती है। और इसके बाद में आगमन निगमन विधि। तो सुकरात ने अनुभवों को शिक्षा प्राप्ति का मूल स्रोत माना है। यह समस्या से संबंधित अनेक घटनाओं को, तथ्यों को संकलित करता है। इनमें सामान्य विशेषताओं वाले तथ्यों को पृथक कर लेना, अर्थात विशेष जो तथ्य हैं इनके आधार पर वह सामान्य परिभाषाओं की परीक्षा करता था। विशेष तथ्यों की सामान्य अभिव्यक्ति को यह आवश्यक मानता था। तो आगमन निगमनात्मक विधि भी यहाँ पर काम आती है। आगमन और निगमन विधि ऐसे अलग अलग रूप में भी अपने सिलेबस में है, तो इनको भी अपन एक अलग डेडिकेटेड वीडियो में बता देंगे, आपको डिटेल में और सिखा देंगे, क्योंकि अपने ये रीट प्री में भी आपको देखने को मिलने वाली है शिक्षण विधियों में, और आपको आगे रीट मेंस की प्रिपरेशन आप जब करेंगे तो वहां पर भी आपके काम आने वाली है। तो आपके कमेंट्स रहेंगे तो इसके ऊपर भी अपन डिस्कशन कर लेंगे अलग अलग वीडियोज में। निगमनात्मक विधि, इसमें देखिए सुकरात की दृष्टि में सामान्य निष्कर्षों के लिए विशेष तथ्यों का होना आवश्यक है। शिक्षा प्राप्ति में जब हम सामान्य से विशिष्ट की ओर प्रस्थान करते हैं तो वह निगमनात्मक पद्धति होती है। सामान्य से विशिष्ट की ओर अपन जाते हैं। ये बात रही यहाँ पर सुकरात के बारे में। और इसके बाद में रविंद्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन को स्पष्ट करते हुए उनकी विद्यालयों के स्वरूप एवं पाठ्यक्रम की समालोचना अपने को करनी है। तो टैगोर का शिक्षा दर्शन, रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन, इस तरह से आपको हेडिंग डालनी है। और जितना मैं पास मैं लिख रहा हूँ इतना पास आप कॉपी में ना लिखें, आपको थोड़ा सा दूरी मेंटेन करके चलनी है, ताकि कॉपी भी थोड़ा सा भरे आपकी 20-25 पेज तो एटलीस्ट भरी जाए आपके इन सब चीज़ों को लेकर के। सारे प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो सारी चीज़ें हैं। टैगोर का शिक्षा दर्शन में देखिए, टैगोर के अनुसार व्यक्ति का विकास जो है रूढ़ियों, प्रथाओं, रूढ़िगत सिद्धांतों से मुक्त वातावरण में ही संभव अच्छे प्रकार से हो पाता है, कि जहाँ पर अलग अलग कुप्रथाएं वगैरह रूढ़ियाँ ना हो और अलग अलग बच्चे पर कोई सिद्धांत ना थोपे जाएं। यह बात उनकी शिक्षा के प्रति परिवर्तित होते हुए दृष्टिकोण में देखी जा सकती है। टैगोर ने अनुभव किया कि मनुष्य और समाज निरंतर पूर्णता की खोज कर रहा है तथा इस पूर्णता की प्राप्ति शिक्षा द्वारा ही हो सकती है। उनमें व्यक्तिवादी प्रवृत्ति प्रबल रही है। उनका विचार था कि प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता और आनंद का अनुभव होने देना चाहिए। टैगोर ने मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम कृति माना है। टैगोर ने मनुष्य को ईश्वर की सर्वोत्तम कृति माना है और मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति प्रतिबिंबित होती है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। टैगोर की आस्था जीवन के शाश्वत मूल्यों यथा सत्यम शिवम सुंदरम में रही है। टैगोर की जो आस्था है वो सत्यम शिवम सुंदरम में रही है और तथा वे आत्मा के अमृत्व और स्वातंत्र्य में भी विश्वास रखते थे, स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे, अमृत्व में। टैगोर का मानना है कि शिक्षा की इमारत खड़ी करना मात्र व्यवस्थापक व शिक्षक का ही दायित्व नहीं है, इसे विद्यार्थी के साथ मिलकर के साझा व सृजनात्मक बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। टैगोर ने स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता उनके विचारों में व्याप्त होती है। एक तो मस्तिष्क की स्वतंत्रता, की अच्छे विचार वहां पर आए, हृदय की स्वतंत्रता की छल कपट कुछ ना हो, इच्छा की तत्व की स्वतंत्रता। इस प्रकार से आपको 3 ये इनके तत्व, इनके विचार ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बात करते हैं टैगोर के विद्यालय का स्वरूप। टैगोर ने दोस्तों शांति निकेतन विद्यालय की बात करी है, तो शांति निकेतन टैगोर के अनुसार आपको जरूर से याद रखना है। टैगोर ने कला को शिक्षा के बहुत नज़दीक माना है। हस्तशिल्प उनके विद्यालय शांति निकेतन में शिक्षा का एक मूलभूत विषय था। यहाँ सभी बच्चों को एक न एक व्यवसाय सीखना अनिवार्य था। एक अन्य प्रमुख गतिविधि के अंतर्गत कृषि, ऋण, सिंचाई, अन्न भंडार आदि के लिए भी समितियां गठित थी। ग्रामीणों से अपेक्षा थी कि वे अपनी आय बढ़ाने के लिए ग्रामोद्योग अपनाएं। गांव के स्कूलों की देखभाल, चल पुस्तकालय का संचालन, स्काउट गतिविधि द्वारा सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा डिस्पेंसरी व मातृ शिशु कल्याण केंद्र भी शुरू किए जाएं, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। शांति निकेतन का मुख्य उद्देश्य क्या था? कार्य को आनंद में शामिल करना, पिकनिक, संगीत, नाट्य, सामाजिक धार्मिक समारोह यहाँ की नियमित गतिविधियों में सम्मिलित
थे। तो इसका जो मूल उद्देश्य था वो क्या था, कार्य को आनंद में शामिल करना। तो इस तरह से ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं टैगोर का पाठ्यक्रम क्या रहा है, कि उनका जो बालकों का विकास करना है वो किस प्रकार से संभव हो पा रहा है। तो वहां पर देखिए पाठ्यक्रम का जो स्वरूप क्या है उतना ही व्यापक होना चाहिए जितना कि शिक्षा का स्वरूप है। तो व्यापक स्वरूप को लेकर के चलना चाहिए, एक छोटे उद्देश्य को लेकर के बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर है कि पाठ्यक्रम का प्रयास संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए होना चाहिए, वहां पर ओवरऑल व्यक्ति का डेवलपमेंट हो रहा हो। उन्होंने ऐसे पाठ्यक्रम का समर्थन किया है जो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन से संबंधित हो। चौथा बिंदु है कि पाठ्यक्रम को व्यवसायिक बनाने के उद्देश्य टैगोर ने पाठ्य पुस्तिका का निर्माण किया जो सामान्य पुस्तकों में भिन्न है। टैगोर ने स्वयं इसे क्षेत्र अध्ययन की संज्ञा दी है। इसके बाद में पांचवा बिंदु आता है कि वे विद्यालय के वातावरण में भी पाठ्यक्रम का अंग मानते हैं, विद्यालय के वातावरण को भी पाठ्यक्रम का अंग मानते हैं जिसका शिक्षा योजना में महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो ये 5 बिंदु आपको यहाँ पर भी ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना आ जाता है 20वां प्रश्न, बौद्ध परंपरा में शिक्षा के उद्देश्य व शिक्षा के स्वरूप अपने को बताने हैं। सिलेबस डिस्कशन का वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है, तो उसमें हमने यहाँ पर चीज़ें सीखी थी कि आपको जो परंपराएं हैं वो भी यहाँ पर ध्यान रखनी है। बौद्ध परंपरा, ईसाई परंपरा, इस्लामी परंपरा और भी अलग अलग जो जैन परंपरा वगैरह, तो वो सारी चीज़ें थी। तो उनके आपको कुछ कुछ बिंदु ध्यान रखने हैं और फिर आपको मेन जो बातें हैं वो आपको याद कर लेनी है। जैसे 4-5 पॉइंट आप याद कर लेंगे तो फिर आप वहाँ पर सिर्फ स्थान बदल देंगे। जैसे बौद्ध है, नाम बदल देंगे, बौद्ध का नाम बदल दिया, फिर आपने इस्लामी डाल दिया या फिर जो जैन डाल दिया। तो कॉमन जो चीज़ें हैं तो वो आप एक बार जरूर से उनको पढ़ने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये प्रश्न भी आते हैं, महत्वपूर्ण है। इसके बाद में बौद्ध परंपरा के बारे में बात करते हैं। बौद्ध परंपरा में शिक्षा के उद्देश्य। बौद्ध परंपरा के अनुसार शिक्षा बोधि प्राप्त करने का माध्यम है। बोधित्व उच्च चरित्र, चिंतन, मनन तथा आत्मिक विकास का माध्यम है। दूसरा बिंदु है बौद्ध परंपरा का मूल प्रयोजन व्यक्ति को दुखों से छुटकारा दिलाना है। शिक्षा इसकी प्राप्ति का यथेष्ट माध्यम है। तीसरा बिंदु है मध्यम मार्ग आधारित शिक्षा का उद्देश्य अतिवादी दृष्टियों और उससे जनित हठ धर्मिता तथा संकीर्णता से मुक्त करती है। चौथा बिंदु है बुद्ध का आदर्श आत्म दीपोभव अर्थात अपना प्रकाश स्वयं बनो की शिक्षा हमें समस्त प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त करती है। पूर्वाग्रह क्या होते हैं, किसी भी समस्या के प्रति, किसी भी टॉपिक के प्रति अपनी जो पूर्व धारणा है, किसी व्यक्ति के प्रति पूर्व धारणा अपनी बनी हुई है, पहले के अपने विचार बने हुए हैं, किसी से सुने हुए हैं या फिर अपने काल्पनिक विचार बना लिए हैं किसी के बारे में। पूर्वग्रह का मतलब है कि किसी भी चीज के प्रति अपने पहले के बनाए हुए विचार या पहले की सुनी सुनाई बातें, अपने को उसका प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, सिर्फ पूर्व कल्पनाएं हैं या पूर्व में हमने कोई बात किसी से सुनी है, तो पूर्वाग्रह ये है। और यहाँ पर अगला बिंदु है दृष्टांत मार्ग का सीधा संबंध मानव के नैतिक उत्थान और चारित्रिक मूल्यों के निर्माण से है और शिक्षा का भी उद्देश्य विद्यार्थी का चारित्रिक जो विकास करना है। इसके बाद में छठा बिंदु है शिक्षा उच्च चिंतन, मनन व तर्क की क्षमता का विकास करने का जो माध्यम है वो है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद में बौद्ध परंपराओं में शिक्षा स्वरूप के बारे में बात करते हैं। इसमें शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो 2 भागों में विभक्त है, प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के लिए। प्रारंभिक की बात करते हैं तो प्रारंभिक शिक्षा में पढ़ना, लिखना, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, हेतु विद्या, ज्योतिष विद्या, ज्योतिष व्याकरण, गणित जैसे विषयों का अध्ययन करवाया जाता था। उच्च शिक्षा में क्या था कि गणन विद्या, औषधि विद्या, खगोल विद्या, विधि शास्त्र, प्रशासन, राज्य व्यवस्था आदि विषयों की भी शिक्षा होने लगी। साथ ही काटने, बुनने, सिलाई शिक्षा का साक्ष्य भी मिलता है। इस युग में आयुर्वेद व शल्य विज्ञान की पर्याप्त उन्नति हुई। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर बौद्ध परंपरा के लिए ध्यान रखनी है। इसके बाद में वैदिक परंपरा की बात करते हैं। वैदिक परंपरा में शिक्षा के उद्देश्य की बात करते हैं और शिक्षा के स्वरूप पर टिप्पणी लिखते हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति को जीवन के लिए तैयार करना है। इस दृष्टि से इनके निम्न उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य क्या है, चरित्र का निर्माण। चरित्र निर्माण के बिना बौद्धिक विकास निरर्थक है। चरित्र का निर्माण के जो उद्देश्य पूर्ति है इसका विद्यार्थियों को सदाचार के उपदेश देते हैं। उन्हें ऐसे वातावरण में रखा जाता था कि जिससे उनका चारित्रिक उत्थान हो, उनका चरित्र उत्तम बने। इसके बाद में दूसरा है नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों का पालन। तो वैदिक शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो स्वार्थ रहित जीवन जीना है, बिना किसी स्वार्थ के। वैदिक शिक्षा परंपरा में नागरिक तथा सामाजिक कर्तव्यों के पालन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। तीसरा बिंदु यहाँ पर है सामाजिक कुशलता की उन्नति। वैदिक काल में शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो मानवीय जीवन को सुरक्षित तथा सुखी बनाना था। इस उद्देश्य की पूर्ति विभिन्न शास्त्रों, व्यवसायों और उद्योगों की व्यवस्था करके की गई थी। इसके बाद में चौथा उद्देश्य यहाँ पर आ जाता है व्यक्ति का विकास।
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए छात्रों में आत्मसम्मान की भावना का विकास, आत्म विकास को प्रोत्साहन देना, आत्म संयम के महत्व पर बल देना, न्याय विवेक को विकसित करने की विधियों को सिखाया जाना था। तो ये बिंदु आपको यहाँ पर उद्देश्य में ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं वैदिक परंपरा में शिक्षा के स्वरूप के बारे में। वैदिक शिक्षा में मंत्रों के महत्व के कारण उन्हें शुद्ध उच्चारण की शिक्षा दी जाती थी। वेदों को समझने के लिए शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प तथा ज्योतिष का पूर्व ज्ञान आवश्यक था। यही क्या कहलाते थे? वेदांग कहलाते थे। इसके साथ ही रेखागणित, बीजगणित, ज्योतिष, नक्षत्र शास्त्र, वेद, देव विद्या, ब्रह्म विद्या, भूत विद्या, शास्त्र विद्या, निधि विद्या, हेतु विद्या और नैतिक शास्त्र इत्यादि का अध्ययन भी किया जाता था। भूत विद्या भी यहाँ पर सिखाई जाती थी। तो ये भी आपको समझ लेना है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है अपना सतत और व्यापक मूल्यांकन। अवधारणा को स्पष्ट करना है, आवश्यकता को स्पष्ट करना है और महत्व को स्पष्ट करना है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन इस पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2-3 प्रश्न यहाँ से आ गए हैं। तो अलग अलग किस किस टाइप के प्रश्न यहाँ पर बनने वाले हैं इस अकेले टॉपिक से, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। सतत और व्यापक मूल्यांकन होता क्या है, पहले तो वो बात करते हैं। मूल्यांकन, अवलोकन, सूचनाएं एकत्रित करना और उन सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेने का एक तरीका क्या है अपना सतत और व्यापक मूल्यांकन है। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, CCE इसको शॉर्ट में कहते हैं। तो कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार हो रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक व्यापक तरीके से पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, तो ओवरऑल उसका मूल्यांकन भी होगा। मूल्यांकन, अवलोकन, सूचनाएं एकत्रित करेंगे और सूचनाओं के आधार पर उसका निर्णय लेंगे कि बच्चे ने कितना क्या सीख लिया है, कितना क्या उसके विकास में, व्यवहार में उसमें परिमार्जन हुआ है। विद्यार्थियों के व्यवहार में आए परिवर्तन को सूचनाओं के रूप में एकत्रित किया जाता है। इन सूचनाओं के आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित किया जाता है। यह मूल्यांकन हमेशा व्यापक एवं व्यस्त होना चाहिए। ये बात रही। इसके बाद में इसके प्रमुख पदों की बात करते हैं। CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन का पहला पद क्या आता है? सतत। सतत का मतलब है कि सतत पक्ष आकलन को निरंतरता, कंटिन्यूअल और आवर्तन यानी कि पीरियोडिसिटी पर ध्यान देता है। बच्चों की प्रगति का लगातार अवलोकन करना, उसके आधार पर शिक्षण योजना बनाना, उसमें बदलाव करना, ये क्या है? रचनात्मक आकलन है। आवर्तन का अर्थ है कि विभिन्न परीक्षणों व मूल्यांकन की विविध तकनीकों का उपयोग करते हुए निश्चित अवधि के अंत में निष्पत्ति परफॉर्मेंस का आकलन होएगा कि बच्चे ने कितना क्या सीख लिया है, और योगात्मक आकलन उसका समेटिव इवेल्युएशन होएगा। तो ये क्या है? सततता है कि लगातार उसका मूल्यांकन हो रहा है। इसके बाद में व्यापकता को लेकर के बात करते हैं। व्यापकता का अर्थ क्या है? व्यापकता बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के समस्त पहलुओं के आकलन पर ध्यान देता है। जैसे कि मैंने बताया कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात वहां पर हो रही है। व्यापकता उन मुद्दों के प्रमुख रूप से रेखांकित करती है, उन मुद्दों को जिनमें बच्चों को ज्ञानात्मक जो मूल्यांकन है, इसके साथ साथ भावात्मक और बौद्धिक विकास को उजागर करते हैं। विषयों में भी व्यापकता के पहलुओं को देखना आवश्यक होता है, जो कि दरअसल पाठ्यक्रम के उद्देश्यों में स्पष्ट परिभाषित होते हैं और शिक्षा के उद्देश्यों की ओर भी इंगित करते हैं। व्यापकता बालक को उपलब्ध करवाए जाने वाले अवसरों, विषयों, तरीकों व अनुभवों आदि में देखी जाती है। तो ये सारी बातें यहाँ ध्यान रखनी है। इसके बाद में आकलन को लेकर के बात करते हैं। आकलन क्या है? यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। आकलन छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आकलन के कार्य करने की जो प्रक्रिया है, इसमें निरंतर सुधार किया जाता है और मूल्यांकन प्रक्रिया का हिस्सा ये है। आकलन में संभावनाएं व्याप्त होती है। इसे रचनात्मक आकलन के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ ज्ञान सृजन के अवसर भी प्राप्त बच्चे को होते हैं। तो आकलन के बारे में ध्यान रखना है। इसके बाद में मूल्यांकन की बात करते हैं। तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जो बच्चे के सीखने सिखाने की प्रक्रिया के साथ साथ चलती है, और जिस प्रकार से बालक का विकास निरंतर चलता है, वैसे ही मूल्यांकन भी क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया है। मूल्यांकन बड़े लक्ष्य को इंगित करता है और निश्चिंतता का बोध कराता है। आकलन के कुछ चरणों को मिलाकर के समग्रता में मूल्यांकित करना ही क्या है? मूल्यांकन कहलाता है। आकलन का मतलब है कि छोटे छोटे हिस्सों का मूल्यांकन, और जो मूल्यांकन है वो एक ओवरऑल पूरा जो चैप्टर हो गया है या पूरी समस्या को लेकर के मूल्यांकन किया जाना है। तो वो यहाँ पर यह बात आपको ध्यान रखनी है कि कुछ चरणों को, आकलन के कुछ चरणों को मिला करके एक साथ मूल्यांकन करना मूल्यांकन कहलाता है। इसके बाद में इसकी आवश्यकता और महत्व को लेकर के बात करते हैं। CCE की आवश्यकता और महत्व। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए व्यापकता के संदर्भ को बेहतर वातावरण, अवसर उपलब्ध करवाने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसका जो मूल्यांकन है वो महत्व है। दूसरा यहाँ पर देखिए, पाठ्यचर्या के वे विषय क्षेत्र जिन्हें पेपर, पेन, पेंसिल द्वारा नहीं जांचा जा सकता,
पेपर पेन पेंसिल द्वारा नहीं जांचा जा सकता, ना ही गणितीय अंकों द्वारा जांचा जा सकता है। जैसे स्वास्थ्य, योग, संगीत, कला, अभिव्यक्ति, सक्रियता आदि, इनकी जांच के लिए सीसीई होना आवश्यक है। दो बात हुई। तीसरी बात यहाँ पर देखिए, तीसरा महत्व, बच्चों में सीखने के प्रति पूर्णता की भावना के विकास के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सीसीई का महत्व है। चौथा बिंदु देखिए, बच्चों की आवश्यकता व रुचि के अनुसार उनकी सहभागिता तथा सक्रियता को मापने हेतु सीसीई की आवश्यकता है। और पांचवा बिंदु है, बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति व रटने की प्रवृत्ति को समाप्त करने, सृजनशीलता एवं व्यवहारिकता को प्रोत्साहित करने के लिए भी सतत और व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता है। अगर आपको पूरे साल पढ़ाया जाता, ये सारी चीज़ें आपको डेली क्लासेस में आपके वहाँ पर कवर करवाई जाती, तो आपको अभी एग्जाम टाइम में रटने की जरूरत नहीं पड़ती है और आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट वहाँ पर होता, आप भी सृजनशील बनते, व्यवहारिकता आपकी प्रोत्साहित होती। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में छठा बिंदु है, परीक्षा के व्यापक भय को दूर करने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन जरूरी है। तो जो भय अभी फिलहाल आपके लिए बना हुआ है, तो वो भय ना रहता अगर आपकी डेली क्लासेस लगती, पूरे साल आपको पढ़ाया जाता और आपने भी थोड़ी मेहनत करी होती, पूरे साल पढ़ा होता, अगर आप कॉलेज नहीं भी जा रहे हैं तो इतना भय नहीं रहता। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए जरूरी है। अथवा का जो प्रश्न है वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अथवा में आपका ऐसा प्रश्न बताता है कि पाठ्यचर्या निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पाठ्यचर्या निर्माण हमने देख लिया है कि आपका जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से डिजाइन होता है, किस प्रकार से उसके उद्देश्य हैं, कैसे विषय वस्तु को व्यवस्थित करेंगे, शिक्षण जो विधियां हैं उनका चयन करेंगे, मूल्यांकन को लेकर के बातें हैं, तो वो हमने पाठ्यचर्या की बेसिक जानकारी पहले डिस्कशन कर ली है। अब यहाँ पर जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि पाठ्यचर्या के निर्माण को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो यहाँ पर पहला कारक आ जाता है राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर। शिक्षा को राजनीतिक गतिविधि भी माना जाता है। विचारधारा जो है, राष्ट्रीय विचारधारा और दार्शनिकता का जो प्रणाली है, इस पर जबरदस्त प्रभाव रहा है, क्योंकि राजनीतिक लक्ष्यों, विषय वस्तु, सीखने के अनुभवों और शिक्षा में मूल्यांकनों के तरीकों और निर्धारित और जो परिभाषित, ये राजनीति के द्वारा होते हैं। आमतौर पर पाठ्यक्रम सामग्री और उसकी जो व्याख्या है वो राजनीतिक विचारों से बहुत प्रभावित होती है। कार्मिकों की भर्ती में भी राजनीतिक विचारों की भागीदारी होती है। शिक्षा का जो वित्त पोषण राजनीति से बहुत प्रभावित होता है। शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश और परीक्षा जो प्रणाली है ये भी राजनीति से बहुत प्रभावित होती है। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले 12th की बुक में थोड़े से चैप्टर चेंज करे गए हैं, 10th-12th का सिलेबस कभी चेंज कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, भर्ती परीक्षाओं में अलग अलग परिवर्तन कर देते हैं। तो कुल मिलाकर के जो सारा एजुकेशन सिस्टम है वो राजनीति के अनुसार यहाँ पर चलता है। तो राजनीतिक कारक जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसको प्रभावित करने में। और दूसरा कारक आता है सामाजिक कारक। पाठ्यचर्या निर्माण में लक्ष्यों और उद्देश्यों को लेकर के समाज की अपनी अपेक्षाएं होती हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्धारण करने वालों के लिए यह जरूरी है कि वे पाठ्यचर्या का निर्धारण करने के दौरान इन सामाजिक अपेक्षाओं को भी ध्यान में रखें। यदि ऐसा नहीं होता है तो पाठ्यचर्या अप्रासंगिक बन जाती है। पाठ्यचर्या सामग्री की बनावट और उसका जो प्रस्तुतिकरण है वो इस प्रकार से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए कि जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक, अपनी संस्कृति भी और अपना जो समाज है उसके बारे में, उसके जो मूल्य हैं उनका भी उसमें समायोजन होना चाहिए। अपने समाज के बारे में जानकारी भी वहाँ पर समावेशित होनी चाहिए। हमें इस तथ्य के लिए संवेदनशील भी होना चाहिए तथा पाठ्यक्रम का प्रयोग सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए भी होना चाहिए। और वहीं पर इसमें जो इस्तेमाल असमानता को बनाए रखने के लिए, जो इसका इस्तेमाल है वो असमानता को बनाए रखने अथवा बढ़ाने के लिए भी हो सकता है। पाठ्यचर्या निर्धारण के दौरान ऐसे नकारात्मक जो प्रभाव हैं इनको कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। तो नकारात्मकता को दूर करने के लिए सामाजिक उसमें कारक भी इन्वॉल्व रहता है। आर्थिक कारक, तो शिक्षा के संबंध में आर्थिक नियोजन का भी बहुत महत्व है। शिक्षा के वित्त पोषण का एक उद्देश्य मानव संसाधन का विकास और देश की आर्थिक दशा में सुधार हेतु योगदान करना है। उद्योग के लिए आवश्यक कौशलों, ज्ञान और आधारों और विचारों का विकास कक्षा में होना चाहिए। विषयों के सैद्धांतिक पक्ष को जानने के साथ साथ प्रायोगिक अनुभवों की एक जो अध्यापक को कक्ष में बेहतर शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं हैं इनकी जरूरत होती है कि कक्षा में निम्नलिखित वस्तुओं की आपूर्ति हो, जैसे पुस्तकें, चौक डस्टर, मानचित्र और चार्ट, उपकरण, विज्ञान के प्रयोग के लिए रासायनिक पदार्थ आदि सारी चीज़ें जो कब आएंगी, जब अपनी आर्थिक जो कारक है ये अपना प्रभावित नहीं करेगा, आर्थिक स्थिति सही होगी तभी सारा काम हो जाएगा। तो एक आर्थिक कारक है वो भी हमें संसाधनों से वंचित रखता है, तो ये भी अपने को जो शिक्षा है उसको प्रभावित करता है, पाठ्यचर्या को प्रभावित करता है। इसके बाद में पर्यावरण का प्रभाव, तो पर्यावरण प्रभाव में देखिए कैसे प्रभावित करता है। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति असंवेदनशील होते जा रहे हैं, पर्यावरण का रख रखाव नहीं करते हैं, ठीक से इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका प्रभाव हवा, पानी और धरती पर भी पड़ रहा है। बढ़ती आबादी और बढ़ते तकनीकी ज्ञान ने पर्यावरण के लिए कई कठिनाइयां उपस्थित करी है। औद्योगिक कचरे ने पूरे संसार को प्रदूषित किया है। लोग ऐसी समस्याओं का निवारण चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से यह उपाय हो सकता है।
पाठ्यचर्या में ऐसे मुद्दों को स्थान देकर के आने वाले समय में सकारात्मक बदलाव किए जा सकते हैं कि कोई नई खोज करी जाए, जो प्लास्टिक वगैरह अपने हो रहे हैं तो उसको डिकम्पोज करने के लिए कुछ नए तरीके ढूंढे जाएं। तो वो सारी चीज़ें हैं कि अगर आप पाठ्यचर्या में ऐसे मुद्दों को मेंशन करेंगे तो बच्चे और अच्छे से जागरूक हो पाएंगे और आगे भावी जीवन के लिए वो तैयार हो पाएंगे कि अपने को भविष्य में क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, उनको हैंडल करना है। तो वो सारी चीज़ें बच्चे उनके मस्तिष्क में चीज़ें आएंगी जब हम पाठ्यक्रम में उन चीज़ों को मेंशन करेंगे अपन। तो ये सारी चीज़ें आपको डालनी है। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखने के लिए आवश्यकता का प्रभाव पाठ्यचर्या निर्माण पर होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों की उत्तरजीविका को सुनिश्चित किया जा सके। तो पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में 5वां बिंदु है बाल विकास का प्रभाव। तो इफेक्ट क्या है चाइल्ड डेवलपमेंट का। तो पाठ्यचर्या की विषय वस्तु निर्माण के दौरान अधिगम सिद्धांत और बाल विकास पर विचार आवश्यक है। अधिगम के विषय में यह सुनिश्चित किया जाए कि गतिविधियां और अनुभवों का परिचय उपयुक्त समय पर हो, जब बच्चा उन अनुभवों को ग्रहण करने तथा उन पर विचार करने की स्थिति में हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बच्चे को प्रभावित करती है उसकी जो पाठ्यचर्या निर्माण में। और यहाँ पर दोस्तों अगला जो 23वां प्रश्न आ जाता है अपना कि पाठ्यचर्या निर्धारण के प्रमुख आधार की समीक्षात्मक व्याख्या आपने को करनी है। पाठ्यचर्या के आधार क्या है? पाठ्यचर्या के 3 आधार हैं, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक। तो पाठ्यचर्या की अपने को समीक्षा करनी है। तो पहला क्या है? सामाजिक आधार। किसी भी समाज द्वारा निर्धारित सामाजिक लक्ष्य जहां पाठ्यचर्या को आकार देने में योगदान देते हैं, वहीं पर सांस्कृतिक भिन्नता, सामाजिक दबाव, समाज में हो रहे विभिन्न परिवर्तन तथा भविष्य योजना आदि विद्यालय के कार्यकलाप आदि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति उस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप पर आधारित होती है जिसमें सामान्य मूलभूत एकता के साथ ही अन्य घटकों का लचीलापन भी सम्मिलित होगा। सामान्य मूलभूत एकता के अंतर्गत भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, संवैधानिक विषय वस्तु निहित होती है। ये तत्व सभी जो है सभी विषयों में समाहित होते हैं। और भारत की साझा संस्कृति, समतावाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता, लिंग भेद की समाप्ति, वातावरण की सुरक्षा, सामाजिक व्यवधानों से मुक्ति, छोटे परिवार रखने पर बल, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास जैसे मूल्यों पर बल दिया जाएगा। सभी शैक्षिक कार्यक्रम धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वित किए जाएंगे। तो पहली बात हो गई है। दूसरा आधार है मनोवैज्ञानिक आधार। बच्चों को शारीरिक वृद्धि तथा मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के आकार लेने में परिवार तथा समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चे के विद्यालय से जुड़ने के बाद में विद्यालय में चलने वाली प्रक्रियाएं और उनके अनुभवों के लिए दृढ़ आधार प्रदान करते हैं। ये अनुभव भी निर्धारित पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही आते हैं। बच्चे की शारीरिक वृद्धि तथा मानसिक विकास के दौरान उनके विद्यालय से जुड़े लोगों तथा विद्यालय की शिक्षण प्रक्रियाओं की भूमिका विशेष महत्व रखती है। विद्यालय उनके विकास और भविष्य को ध्यान में रखकर के काम तो करें, परंतु उनके लिए जो ध्यान रखना आवश्यक क्या हो जाता है कि बच्चे बड़ों के लघु रूप नहीं होते हैं। वे प्रौढ़ों की अपेक्षा कई महत्वपूर्ण दृष्टियों से भिन्न होते हैं। वो पहले से परिपक्व। आप देख रहे हैं कि आपका बचपन किस प्रकार का रहा है और आज वाले जो बच्चे हैं उनका बचपन किस प्रकार से है। सोशल मीडिया वगैरह उनको अपने से ज़्यादा नॉलेज हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं कि बच्चों का जो बचपन है वो धीरे धीरे चेंज भी वहाँ पर हो रहा है। तो प्रौढ़ों की अपेक्षा कई महत्वपूर्ण दृष्टियों से अलग होता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर मनोवैज्ञानिक आधार हैं। और मनुष्य की सीखने की जो प्रक्रिया है इस पर विचार के विभिन्न जो पक्ष हैं ये भी शोध किए गए हैं। इसी दृष्टि में अधिगम के कई सिद्धांत विकसित हो गए हैं, जैसे व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत। पाठ्यचर्या विशेषज्ञ एवं सिद्धांतों के योगदान को नकार नहीं सकते हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश वैज्ञानिक जो विधि है इससे विकसित किए गए हैं। ये सारी बातें यहाँ पर हैं। इसके बाद में दार्शनिक आधार की अपन बात करते हैं। दार्शनिक आधार में देखिए, शिक्षा शास्त्र में दर्शन शास्त्र के विभिन्न मतों का महत्व रहा है। ज्ञान से संबंधित प्रश्नों के उत्तर पाठ्यचर्या को संगठित करने की दिशा में सहायक हो सकते हैं। सूचना ज्ञान से किस प्रकार भिन्न है, विद्यार्थी के अनुभवों को ज्ञान की प्राप्ति के लिए कैसे उपयोग में लाया जा सकता है, विद्यार्थी सूचना को ज्ञान में किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, कौन सा ज्ञान अधिक उपादेय है, विचार प्रक्रिया का क्या स्वरूप है, विभिन्न जो विचार हैं प्रक्रियाएं हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रिया के कौशल जो हैं वो परस्पर किस प्रकार से संबंधित है। तो ऐसी सारी बातें जो है वो दार्शनिक आधार में आती हैं कि पाठ्यचर्या को ये संगठित करने की दिशा में ये सारे जो फैक्टर हैं वो यहाँ पर संगठित हो सकते हैं। अतः यह सिद्ध हो चुका है कि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी विशिष्ट अधिगम शैली, अपनी युक्तियों का उपयोग करता है। अतः एक अच्छी पाठ्यचर्या में विद्यार्थियों की विविध अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने की विभिन्न विधियों को स्थान मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें इसमें आपको ध्यान रखनी है पाठ्यचर्या की समीक्षा में।
अगला अपना 24वां प्रश्न है, इवान इलिच की सीखने की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उनके शैक्षिक दर्शन की समालोचना करनी है। उनके चिंतन के लिखते हुए अपने को बताना है कि वर्तमान में उनका चिंतन कितना प्रासंगिक है, कितना काम का है। इवान इलिच की सीखने की अवधारणा को लेकर के सबसे पहले अपन बात करते हैं। शिक्षा के इतिहास में शिक्षा की विभिन्न जो अवधारणाएं हैं इनका विकास हुआ, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में विद्यालय व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करने की जो अवधारणा है इसका अस्तित्व इवान इलिच की जो रचित पुस्तक है, जिसमें पुस्तक का नाम क्या है, डी स्कूलिंग सोसाइटी, और इसमें इस अवधारणा को आधार बनाया गया कि विद्यालयी जो व्यवस्था है वो बाजारू व्यवस्था का एक रूप है, जिसमें पाठ्यक्रम का एक उत्पाद के रूप में छात्र रूपी उपभोक्ता को एक निश्चित दाम पर बेचा जाता है। क्या कहा गया है कि विद्यालय बाजारू व्यवस्था का एक हिस्सा रूप है, जिसमें पाठ्यक्रम का उत्पाद के रूप में छात्र रूपी उपभोक्ता को एक निश्चित दाम पर बेचा जाता है। इलिच के अनुसार विद्यालय अपनी वास्तविक भूमिका निभाने में असफल हैं। यही कारण है कि विद्यालय बच्चों को उनकी जिज्ञासा व आवश्यकताओं के अनुसार ज्ञान न देकर के अपने उद्देश्य की पूर्ति में ज्ञानार्जन कर रहे हैं। उपभोक्ता रूपी बच्चे अपने ज्ञान से समाज की सेवा न करके बदले में अपने ज्ञान की बाजार में कीमत लगा रहे हैं। तो स्कूली सिस्टम अपना इस प्रकार से है कि बुक जो है उसमें जो दिया गया है सिर्फ वही पढ़ाएंगे, बच्चे की रुचि को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। पर फिलहाल आप देख रहे हैं अलग अलग शिक्षा नीतियों के चलते उसमें परिवर्तन आ रहा है, धीरे धीरे तो चीज़ें बेहतर हो रही है। इसके बाद में देखिए इवान इलिच का शैक्षिक दर्शन के बारे में बात करते हैं। इवान इलिच ने अपनी पुस्तक डी स्कूलिंग सोसाइटी के माध्यम से इसमें अपने विचार प्रतिपादित किए हैं। वह शिक्षा को संस्थागत बनाने के विरोधी रहे हैं। उनका तर्क था कि जहां शिक्षक पर सरकार और प्रशासन का नियंत्रण हो और शिक्षार्थी शिक्षक के अधीन हो, वहां विद्यालयों में न न्याय होगा न अधिगम होगा, क्योंकि शिक्षक अनुदेशन सामग्री को बंडल के रूप में प्रमाण पत्र के साथ में देते हैं। तो इस प्रकार के उनके कथन रहे हैं। इवान इलिच ने बाल्यावस्था को शैशवावस्था, किशोर अवस्था तथा युवावस्था से अलग माना है। पहले बच्चे किशोर अवस्था में विद्यालय जाते थे। औद्योगिक क्रांति ने बाल्यावस्था के बच्चों को भी विद्यालय भेजने के लिए विवश किया और विद्यालयी शिक्षा बाल्यावस्था के विद्यार्थी का हिस्सा बन गई। अधिकतर बच्चे बाल्यावस्था का आनंद नहीं ले पाते हैं, वे शैशवावस्था से सीधे किशोरावस्था में पहुंचते हैं, क्योंकि विद्यालय उनको बाल्यावस्था में किशोरावस्था वाली क्रियाएं करवाते हैं। इवान इलिच का कहना रहा कि हम में से अधिकतर व्यक्ति स्वयं का बचपन जिए ही नहीं, अतः विद्यालयों को समाप्त करने से शैशवावस्था व किशोरावस्था के बीच में बाल्यावस्था रहेगी। इलिच कहते हैं कि शिक्षक गरीब को पढ़ाने का अधिक प्रयास नहीं करते हैं, ऐसे गरीब अभिभावकों के विद्यार्थी को भी नहीं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो इनके ओर ध्यान नहीं देते हैं। इस प्रकार के कथन रहे हैं इनके। और इसके बाद में बात करते हैं इवान इलिच के चिंतन की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है। इवान इलिच एवं उनके समर्थकों के द्वारा दिए गए जो विचार हैं वास्तविकता पर आधारित होने के कारण इन्हें नकार पाना संभव नहीं है। इनके विचारों के पक्ष विपक्ष के दोनों पहलुओं को निष्पक्ष भाव से देखने की आवश्यकता है। यह बात सही है कि विद्यालय अपना एकाधिकार रखते हैं, परंतु शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित नहीं है। यहाँ तक कि जो विद्यालय केवल परंपरागत पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियाँ व पास करने के तरीके को अपनाए हैं, वे वास्तव में समाज के लिए शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर रहे हैं। हालांकि विद्यालयों में जाने से बच्चों के भविष्य और अच्छा बनाने के जो अवसर हैं उनको प्राप्त होते हैं। विद्यालय जो है बच्चों के भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए अवसर प्रदान करते हैं, परंतु विद्यालयों के माध्यम से सभी को शिक्षित करना संभव नहीं है। अतः सभी को समान अवसर एवं शिक्षा प्राप्ति के लिए वैकल्पिक या अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था आज के समाज की जरूरत है। इलिच द्वारा प्रतिपादित डी स्कूलिंग प्रत्यय के व्यापक अर्थों में लागू करने की आवश्यकता है। तो ये सारी बातें रही है। और इसके बाद में अब हम बात करते हैं 25वां प्रश्न। देखिए, मानुषीकरण से आप क्या समझते हैं। पाउलो फ्रेरे के अनुसार किस प्रकार से संवाद और आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा व्यक्ति का मानुषीकरण संभव है, और पाउलो फ्रेरे की शिक्षण विधि व पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए अपने को समझाना है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि मानुषीकरण आखिर होता क्या है। मानुषीकरण का तात्पर्य मनुष्य होने से है। यहाँ मनुष्य होने का मतलब है दूसरों के साथ और दुनिया के साथ में संबंधों में जीना। यह तभी संभव है जब मनुष्य शिक्षा के द्वारा अपने आप को पहचाने और जिसके द्वारा वह अपनी क्षमता और स्वतंत्रता का आलोचनात्मक और सृजनात्मक रूप से उपयोग कर सके। ये सारी बात रही मानुषीकरण को लेकर के। इसके बाद में व्यक्ति का मानुषीकरण को लेकर के बात करते हैं। निर्वासन के दौरान उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक पेडागोजी ऑफ द ओप्रेस्ड, उत्पीड़ितों का शिक्षा शास्त्र, ये बुक किसकी रही है यहाँ पर, पाउलो फ्रेरे की। शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि दर्शन, विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति आदि तक को भी प्रभावित इनकी बुक ने किया है। इनका आधारभूत विचार यह रहा है कि जिस समाज में
जिस समाज में प्रभुत्वशाली अभिजनों का एक अल्पतंत्र बहुसंख्यक जनता पर शासन करता है, वहां अन्यायपूर्ण व उत्पीड़नकारी समाज ये होता है। ऐसा समाज की व्यवस्था मनुष्य को वस्तुओं में बदल करके उन्हें अमानुषिक बनाती है। वास्तविक रूप में तो मनुष्यों का ऐतिहासिक और अस्तित्व मूलक कर्तव्य पूर्णतर मनुष्य बनना है। सामाजिक व्यवस्था में उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों होते हैं, जिनकी भूमिका भी बदलती रहती है, इसलिए दोनों को मनुष्यकरण आवश्यक है, दोनों का मनुष्यकरण आवश्यक है। किंतु उत्पीड़कों का अस्तित्व चूंकि प्रभुत्व पर ही निर्भर होता है, वे प्रभुत्व को त्याग नहीं सकते हैं, बल्कि उसे कायम रखने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में अमानुषीकरण बढ़ता है। शिक्षा ऐतिहासिक रूप से आवश्यक राजनीतिक गतिविधि तथा क्रांतिकारी सांस्कृतिक कर्म है। शिक्षित होने का मतलब उत्पीड़नकारी व्यवस्था में अपनी जगह बना लेना नहीं, बल्कि मनुष्य बनना है, और जो न उत्पीड़ित होता है और न ही उत्पीड़न करता है। तो शिक्षा से न ही उत्पीड़न करेंगे, न ही उत्पीड़ित होएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाउलो फ्रेरे ने कही है। फ्रेरे के अनुसार शिक्षण विधियों को लेकर के बात करते हैं। फ्रेरे के अनुसार शिक्षण पद्धति समस्या प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए। इस पद्धति के द्वारा विद्यार्थी मुक्तिदायी शिक्षा में सूचनाओं को ग्रहण नहीं करते हैं, बल्कि संज्ञान के क्रम में होते हैं, जैसे सोचना, चिंतन करना आदि इनमें होता है। विद्यार्थी जो अब केवल श्रोता नहीं रहते हैं, बल्कि शिक्षक से संवाद करते हुए आलोचनात्मक सह अनुसंधानकर्ता बन जाते हैं। शिक्षक विद्यार्थी को सामग्री प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी उस पर अपने विचार व्यक्त करता है। वह उससे संबंधित अपने पूर्ववर्ती विचारों की पुनर्परीक्षा करता है। समस्या उजागर करने वाले शिक्षक की भूमिका छात्रों के साथ में मिलकर के ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने की होती है जिसमें विचार को ज्ञान व तर्क के स्तर के उच्चतर ज्ञान में बदलते हैं। ये सारी बातें यहाँ हो गई हैं। फ्रेरे ने बच्चों के ज्ञान और अनुभवों को भी सीखने की महत्ता दी है, जो अपने साथ लेकर के आते हैं। फ्रेरे के अनुसार शिक्षा संवाद एक मनुष्य तत्व के रूप में समस्या उजागर करने वाला माना गया है। उनके अनुसार विद्यार्थी में आलोचनात्मक चिंतन का विकास संवाद द्वारा किया जा सकता है। यह एक ऐसा चिंतन है जो रूपांतरण की प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। संवाद के लिए आलोचनात्मक चिंतन आवश्यक है और संवाद ही आलोचनात्मक चिंतन पैदा करता है। इन दोनों के द्वारा ही मनुष्य का मनुष्यकरण संभव है। फ्रेरे के अनुसार पाठ्यक्रम को लेकर के हम बात करते हैं। फ्रेरे ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया विद्यार्थी के अपने अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में वही वस्तुएं शामिल होनी चाहिए जो वर्तमान में तथा प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हों। उनके अनुसार शांति शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, राजनीति शास्त्र, इतिहास, नीति शास्त्र जैसे विषय पाठ्यक्रम में शामिल होने चाहिए। उपयुक्त योगदान के अतिरिक्त पाउलो फ्रेरे ने प्रौढ़ शिक्षा में भी काफ़ी योगदान दिया है। उन्होंने प्रौढ़ों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षण पद्धति का विकास किया है। साक्षरता कार्यक्रम के तहत उन्होंने उत्पीड़कों को उनके वर्तमान हालात के बारे में जानकारी दी है कि किस प्रकार से उत्पीड़नकारी उन लोगों के अधिकार का दमन कर रहे हैं, और शिक्षा ही उन्हें शोषणकर्ताओं से मुक्ति दिला सकती है। पाउलो फ्रेरे की मुक्तिदायी जो क्रांति है अहिंसावादी क्रांति मानी जाती है। उनके अतिरिक्त फ्रेरे ने मानसिकरण की प्रक्रिया के लिए शिक्षा को बुनियादी प्रक्रिया भी माना है। उनके अनुसार यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने इस हालात के बारे में खुद जाने, उसे स्वयं को पहचानना होगा। यह जो प्रक्रिया है फ्रेरे के द्वारा चेतना का उध्रुवीकरण, जिसे विवेकीकरण भी कहा जाता है, इसके द्वारा उत्पीड़न की जो संरचनाएं हैं ये उजागर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पाउलो फ्रेरे के बारे में ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की शिक्षा की अवधारणा को लेकर के। बुनियादी शिक्षा के बारे में अपन बात करेंगे और अपने विचार यहाँ पर अपने को व्यक्त करने हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको जरूर से इसमें ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहता है, महात्मा गांधी की शिक्षा की अवधारणा के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। तो गांधी जी का शिक्षा दर्शन मूलतः प्रगति की पश्चिम की अवधारणा से अलग हट करके भारत के पुनर्निर्माण के स्वतंत्र गांधी जी का शिक्षा दर्शन प्रगति की पश्चिम की अवधारणा से अलग हट करके भारत के पुनर्निर्माण के स्वप्न से संचालित था। औपनिवेशिक शिक्षा की आलोचना गांधी जी की पश्चिमी सभ्यता की जो समग्र आलोचना का हिस्सा रही है। औपनिवेशीकरण गांधी जी की दृष्टि में सत्य और अहिंसा का निषेध करता था, जिन्हें वे दो सर्वोच्च मूल्य मानते थे। पश्चिम वासियों ने अपनी सारी ऊर्जा सारा प्रयास अन्य नस्लों को लूटने और विनाश करने में लगाए हैं। यह तथ्य गांधी जी के लिए पश्चिमी सभ्यता की दुर्दशा का पर्याप्त प्रमाण था। इसलिए उनकी राय में यह प्रगति का प्रतीक नहीं हो सकता। इसलिए इसे भारत के लिए अनुकरणीय या फिर यहाँ स्थापित किए जाने वाला योग्य व्यवस्था नहीं कहा जा सकता था। इसी तरह से गांधी जी का शिक्षा दर्शन पश्चिमी के देशों में
चलाई जा रही व्यवस्था की नकल की बजाय उनका विकल्प प्रस्तुत करता है। शिक्षा उनकी समग्र राजनीतिक कार्य योजना का हिस्सा थी। गांधी जी के लिए स्वराज राजनीति आज़ादी तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका अर्थ जनता का स्वशासन था। उनका मानना था कि जनता के इस स्वशासन की प्राप्ति के लिए जन शिक्षा की एक राष्ट्रीय कार्य योजना होनी चाहिए। गांधी जी एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जो छोटे छोटे आत्मनिर्भर समूहों में मिलकर के बना हो। उनके अनुसार भारतीय गांवों में ऐसे समुदाय बनने की संभावनाएं मौजूद हैं। उतना ही नहीं बल्कि भारतीय गांव ऐसे ही आत्मनिर्भर समुदाय हुआ करते थे और आज जरूरत उनके एक स्वरूप को फिर से हासिल करने और उनके संरक्षण की है, जिसमें वे आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ में राजनीतिक गरिमा भी प्राप्त कर सकेंगे। उनका यह मानना था कि औपनिवेशिक सत्ता ने अपने हितों को साधने के लिए गांवों का शोषण किया है और उनकी आत्मनिर्भरता को छिन्न भिन्न कर दिया है और उन्हें शहरों का मोहताज बना दिया है। आज़ादी गांवों को फिर आत्मनिर्भर बनाएगी और बुनियादी शिक्षा के कार्यक्रम का उद्देश्य गांवों को स्वावलंबी बनाना और उनका सशक्तिकरण करना होगा। इसके लिए वे बच्चों को ऐसी शिक्षा देने की हिमायत करते हैं जो उन्हें ऐसे सहभागितापूर्ण समुदाय में रहने के लिए तैयार कर सकें। बुनियादी शिक्षा के जो विचार हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं। बुनियादी शिक्षा बालकों को पुस्तकीय और जो अव्यवहारिक ज्ञान है, अव्यवहारिक शिक्षा है, इससे हटाकर के एक मूलोद्योग पर आधारित व्यवहारिक और सर्वांगीण विकास की शिक्षा देता है। एक कोई उद्योग विशेष की उनको स्किल सिखाई जाती है, जैसे बुनाई, कटाई, इस प्रकार के कोई भी एक उद्योग में, ताकि वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके, आत्मनिर्भर बने। इस प्रकार की शिक्षा, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा वह है जो बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है। ये बुनियादी सिद्धांत हैं: निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, मातृभाषा से माध्यम से शिक्षा, स्वावलंबी शिक्षा, जीवन से संबंधित शिक्षा, हस्तकौशल पर आधारित शिक्षा, नागरिकता की शिक्षा इत्यादि। बुनियादी शिक्षा व्यक्ति और समाज के बुनियादी घनिष्ठ संबंध पर आधारित है। इसलिए वह जहाँ व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, वहीं पर क्या होता है, इसमें समाज को भी स्वावलंबी बनाती है और यह व्यक्तिगत शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा भी है। इस प्रकार से दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि आपके लिए इस पर्टिकुलर आपके सेकंड सब्जेक्ट के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। यहाँ पर हमने जो प्रश्न देखे हैं वो परीक्षा पैटर्न पर आधारित, जिसमें आपके इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और अब की बार भी इनमें से आपको मैक्सिमम टॉपिक से अपने को देखने को मिलने वाले हैं। तो इन सभी टॉपिक को आप जरूर कवर अप करिएगा और यहाँ पर जो प्रश्न बताए गए हैं उनका लिखने का तरीका, प्रश्न पूछे जाने का तरीका, उनका आंसर आपको कितना कितना देना है, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है। आपको दोस्तों कोशिश यही करना है कि एटलीस्ट कम समय में आपको इन सभी प्रश्नों को जरूर कवर अप करना है और जो टॉपिक हमने यहाँ पर बात करी है उन टॉपिक को अच्छे से कवर अप कर लेना है। जैसे हमने यहाँ पर महात्मा गांधी जी के शिक्षा दर्शन के बारे में बात करी है, पाउलो फ्रेरे के बारे में बात करी है और साथ में ही हमने यहाँ पर जो इवान इलिच है उसके बारे में बात करी है, डी स्कूलिंग सोसाइटी के बारे में बात करी है और भी अलग अलग जो अपने पाठ्यचर्या को लेकर के टॉपिक रहे हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन को लेकर के टॉपिक रहे हैं, इनको थोड़ा सा अच्छे से आपको कवर अप करना है ताकि आपका कम समय में अच्छी तैयारी यहाँ पर हो जाएंगी। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आपने अपनी नोट्स क्लासेस वाली वीडियो देख ली होगी तो आपका एक कंप्लीट ओवरऑल रिवीजन आप कह सकते हैं, तो वो आपका यहाँ पर हुआ होगा। और अगर आपकी तैयारी अभी भी कमज़ोर है थोड़ी, अगर आपको लग रहा है कि अभी भी अपने अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, तो अपना नोट्स क्लासेस वाला वीडियो जरूर से आप देखिएगा। मेन चैनल पर अपने प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा। आगे आने वाले दिनों में और भी नई नई क्लासेस अपने को देखने को मिलेगी इस चैनल पर, तो आपको चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है। और अपने इन सभी वीडियोज़ की थीम यही है कि कम से कम समय में आपको उतनी सफिशिएंट चीज़ें दी जाए जो एग्जाम में जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो और जिनको आप कम समय में कवर भी कर पाएँ। अगर आपको मैं ढेर सारी चीज़ें थोप दूंगा तो आप उनको कवर भी नहीं कर पाएंगे और आपका काफ़ी सारा समय वेस्ट होगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो टॉपिक हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं उनको जरूर से कवर अप करना है। साथ में ही अपने जो नोट्स वीडियोस आ रहे हैं ऑलरेडी भी चैनल पर डाले हुए हैं पिछले साल के, तो उनको भी आप देख सकते हैं क्योंकि सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, पिछले साल वाला सिलेबस ही आपके है। बस थोड़ा सा आपके पैटर्न चेंज होने की पॉसिबिलिटीज हैं जिनको लेकर के आप अलग अलग टॉपिक के ऊपर अपनी पकड़ जरूर बनाइएगा, क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक आपके लिए नए हैं बट आप उनकी अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार में ही आपके कवर अप हो जाएंगे। जैसे आपको भाषा कौशलों के बारे में, भाषा के शिक्षण सूत्रों के बारे में, अलग अलग 4-5 जो शिक्षण विधियां हैं जैसे आगमन निगमन है, प्रश्नोत्तर विधि है और भी ऐसे 3-4 विधियां हैं, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। एनसीएफ वाला टॉपिक है, सीसी वाला टॉपिक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जरूर से कवर अप करनी है। जैसे आपके 5-6 सब्जेक्ट में ये सारी चीज़ें कवर अप काम आने वाली है तो एक ठीक ठीक तैयारी आपकी वहाँ पर हो जाएगी।
किसी भी टॉपिक को लेकर के और कोई डाउट समस्या रहती है तो आप कमेंट करना, उस टॉपिक को लेकर के अपन पर्टिकुलर एक अलग वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे ताकि आपकी एक अच्छी तैयारी वहाँ पर हो जाए। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपने सभी मॉडल पेपर्स और सभी नोट्स जो वीडियोज़ हैं उनकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर संपर्क करना है। टेलीग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के अपना मेन चैनल लोकमी स्टडी सर्च करेंगे तो उस पर 15,000 से ज़्यादा बीएसटीसी बीएड स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आप भी जरूर ज्वाइन होइए, अपने चैनल का हिस्सा बनिए। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, उस टेलीग्राम चैनल के अबाउट में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, वहाँ से आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। पीडीएफ का जो चार्जेस हैं वो ओनली 60 रुपये रखे गए हैं। आप कोशिश यही करिएगा कि आपको सिर्फ इन वीडियो से ही तैयारी अपनी कर लें। आप जो मॉडल पेपर्स आ रहे हैं इनको देख लें सभी वीडियोज़ को, और जो अपने नोट्स वीडियोज़ हैं उनको देख करके आप तैयारी करते रहें। फिर भी अगर आपको पीडीएफ की रिक्वायरमेंट रहती है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत समस्या आपको नहीं होने वाली, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स वीडियोज़ वहाँ पर नोट्स पीडीएफ रहेंगी, और अलग अलग जो सभी सब्जेक्ट हैं इनके यहाँ पर मॉडल पेपर्स भी सारी चीज़ें रहेंगी। तो आई होप आपके इस वीडियो में सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। फिर भी इससे रिलेटेड कोई डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं जैसा कि मैंने कहा, सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर अब आने वाले हैं लगातार आपकी तैयारी को लेकर के। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में अगले थर्ड पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।